अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेहरान शौकत। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिनाइसेंस पीरियड को, रिनाइसेंस पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो एज है, हम आम तौर पर इसकी डेट्स को गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि 1500 से लेकर 1600 तक, 1500 एडी से लेकर 1600 एडी तक रिनाइसेंस एज है, या इस दौरान एलिजाबेथन एज है। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये जो जिस एज की हम बात कर रहे हैं, लिटरेचर के अकॉर्डिंगली इसको हम एलिजाबेथन एज कह सकते हैं, गोल्डन एज कह सकते हैं। लेकिन रिनाइसेंस जो थी वो जनरली एक मूवमेंट थी जो 1453 से स्टार्ट हुई और बाय द एंड ऑफ प्योरिटन एज 1650s तक ये एज चल रही है, तकरीबन 200 साल तक। इस दौरान हमारी ये एज आई है एलिजाबेथन एज। तो इस पूरी एज का नाम रिनाइसेंस एज नहीं है, ये रिनाइसेंस एज के अंडर फॉल करती है। रिनाइसेंस तो एक मूवमेंट का नाम था। तो रिनाइसेंस एज 1453 में हमने अपनी लास्ट एंग्लो नॉर्मन वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि 1337 से लेकर 1453 एडी तक 100 ईयर्स वॉर चली थी, जिसकी लास्ट फाइट बैटल ऑफ एगिनकोर्ट हमने डिस्कस की थी। तो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, उसका फॉल हुआ। उस पर टर्की ने हमला किया। तो टर्की के हमला करने से पहले वहाँ पर दो लोग थे जिनके पास ग्रीक दौर की, यूनान की, एंशंट ग्रीस की 800 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में इनके सारे के सारे ग्रीस के नुस्खे, उनके सारे आर्ट, उनकी मेडिसिन, उनके कल्चर, उनका लिटरेचर, हर चीज़ उन 800 मैन्युस्क्रिप्ट्स में प्रिजर्व्ड थी। इट मीन्स कि पूरा का पूरा ग्रीक कल्चर वो दो लोगों के पास था। और इसी कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो ट्रॉय ने हमला किया, टर्की ने जो हमला किया, उनसे बचने के लिए ये दोनों लोग यहाँ से कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, वहाँ से भागे और वहाँ से भागकर इटली में आकर रहने लग गए। और इटली में आकर इन्होंने ये फैला दिया सब कुछ। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स फैल गई ऑटोमेटिकली। तो क्योंकि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स फैल गई, तो इसी वजह से जो ग्रीक नॉलेज, ग्रीक आर्ट, ग्रीक कल्चर, ग्रीक दौर की लर्निंग, उनकी मेडिसिन, उनके नुस्खे जो ख़त्म हो चुके थे, दब चुके थे, कोई उनके बारे में नहीं पढ़ता था। लोगों के दिल में मज़ीद उनके बारे में शऊर पैदा होना शुरू हो गया। तो इसी वजह से नॉलेज की रीबर्थ हो गई, नॉलेज दोबारा से पैदा हो गई, रिवाइव हो गई। तो इसी रीबर्थ और रिवाइवल को हम कहते हैं रिनाइसेंस। इनफैक्ट रिनाइसेंस का जो मतलब है, लिटरल मीनिंग उसका, वो यही है, रीबर्थ और रिवाइवल। तो अगर कोई पूछता है कि रिनाइसेंस कब स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, तो वो इटली में स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से फिर ये जो हमारी 1500 एडी से लेकर 1600 एडी तक की एज है, ये रिनाइसेंस के अंडर फॉल कर रही है। तो रिनाइसेंस, रीबर्थ ऑफ लर्निंग, रीबर्थ ऑफ नॉलेज, पूरी दुनिया में ये लर्निंग शुरू हो गई, इनफैक्ट यूरोप में ख़ास तौर पे। तो ये रिनाइसेंस जो था उसकी हिस्ट्री ये थी। उसके बाद एलिजाबेथन एज, इस एज को क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ हेनरी 8 की जो बेटी थी, वो 1558 में थ्रोन पर आई और 1603 तक रही। इसी दौर में शेक्सपियर आया, इसी दौर में क्रिस्टोफर मार्लो या यूनिवर्सिटी विट्स आए, इसी दौर में द थिएटर बना, इसी दौर में ग्रीक थिएटर बना। तो क्वीन एलिजाबेथ इस वजह से फेमस है कि उसके एज में इतना काम हुआ ड्रामा पे। इसे अगली एज में भी होता रहा था। और उसके बाद गोल्डन एज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत फेमस प्ले राइट्स आए, इसमें ड्रामा अपने अरूज को पहुंच गया। शेक्सपियर आ गया, यूनिवर्सिटी विट्स आ गए। तो इस तरीके से ट्रेजडीज़, कॉमेडीज़ लिखी जाने लग गई। कॉमेडी राइटर बेन जॉनसन आ गया। इस वजह से इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है कि ड्रामा में इस पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ। और एज ऑफ शेक्सपियर इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर इस एज में था, उसका इस एज की लीडिंग फिगर था विलियम शेक्सपियर। तो ये की पॉइंट्स जितने मुझसे मैक्सिमम हो पाए, मैंने उनको कंपाइल करके यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहली चीज़ है ह्यूमनिज़म। ये ह्यूमनिज़म ही वो चीज़ थी जो जड़ बनी रेनेसेंस की। ह्यूमनिज़म का मतलब है इंसान परस्ती, इंसान की अपने एग्जिस्टेंस तलाश करना। और ये तलाश करना, ह्यूमनिज़म का इनफैक्ट एक स्लोगन था जिसका मतलब था मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स, कि इंसान ही है जिसने अपने आप को डिस्कवर किया और इस यूनिवर्स को डिस्कवर किया। तो इसी वजह से
जैसे कॉपरनिकस ने थ्योरी दी थी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, इससे पहले रोम की चर्च जियोसेंट्रिक थ्योरी मानती थी। जियो मीन्स के ज़मीन, सेंट्रिक सेंटर है कि ज़मीन सेंटर है, इसके इर्द गिर्द सन और बाकी स्टार्स और बाकी प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करते हैं। ये चर्च, रोम की चर्च ये स्टोरी मानती थी। लेकिन कॉपरनिकस ने अपनी थ्योरी दी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियो कहते हैं हीलियम को, मीन्स के सूरज को, सूरज पर हीलियम गैसेस पाई जाती हैं, तो इसलिए सूरज को हीलियो कहा जाता है या हीलियम कहा जाता है। तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब है कि सूरज साकिन था, बाकी सारे सितारे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो उसी कॉपरनिकस की थ्योरी को गैलीलियो ने जस्टिफाई किया टेलीस्कोप की मदद से। उसने टेलीस्कोप की मदद से ये सारी मूवमेंट्स को नोट किया। उसने इनफैक्ट जुपिटर के 3-4 चांद भी देखे, और इसी तरीके से उसने फिर ये अपनी जस्टिफिकेशन दे दी। कॉपरनिकस की थ्योरी को उसने प्रूव कर दिया कि जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है वो ठीक है, सूरज साकिन है, बाकी ज़मीन और सब कुछ इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो चर्च को इससे इख्तलाफ हो गया। चर्च ने इसको कहा कि हम तुम्हें मार देंगे या फिर तुम कह दो कि ये झूठ है। तो गैलीलियो ने कह दिया ठीक है ये झूठ है, क्योंकि इसने ऊपर ऊपर से कह दिया, ये मरना नहीं चाहता था। तो चर्च ने इसको इजाज़त, इसको कहा कि अब तुम नज़रबंद रहोगे अपने घर में और कभी भी बाहर नहीं आ सकते, कभी ज़िंदगी में भी नहीं, मरोगे भी तुम अपने घर के अंदर ही। तो घर के अंदर इसने इसलिए रहना प्रेफर किया कि घर में रहकर इसने रिसर्च और शुरू कर दी। तो ये इसी ह्यूमनिज़म की जड़ था। मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। दुनिया को भी इंसान ने तलाश किया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया जाकर, इसी एज में जाके। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थे, वास्को डे गामा ने सर्कमनेविगेट किया अर्थ को। तो ये सारी ह्यूमनिज़म के अंडर ही फॉल कर रही हैं। इंसान को स्टडी करना, इससे पहले सोसाइटी इतनी करप्ट हो चुकी थी एंग्लो नॉर्मन एरा में कि उस टाइम पे किसी के पास टाइम ही नहीं था सोसाइटी अब इंसान को स्टडी करने का, इंसान के अंदर की अच्छाइयाँ देखने का, इंसान को प्रेज़ करने का, उसकी तारीफ़ करने का। उससे पहले तो इतनी करप्ट सोसाइटी थी कि एक बंदा अगर दूसरे बंदे को करप्ट कह रहा है तो वो खुद भी करप्ट था। इसके बाद रिफॉर्मेशन से पहले मैं आपको चर्च ऑफ इंग्लैंड के बारे में बता दूं। हेनरी एट जो था, हेनरी एट की पहली वाइफ, उसमें से कोई इसकी औलाद नहीं थी, और इनफैक्ट उसमें से मैरी वन पैदा हुई, और उसके बाद इसने दूसरी शादी करनी थी क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं था, तो इसलिए इसको दूसरी शादी करनी थी। लेकिन रोम की जो चर्च थी, रोम की चर्च ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा किंग दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन हेनरी एट ने कहा कि मैंने तो शादी करनी है। तो उसी दौरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काम हुआ जिससे रिफॉर्मेशन भी मिलती जुलती है। उस दौर में एक बंदा था जिसका रोम में एक इंसान था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। एक तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर है जो आई हैव अ ड्रीम जिसने लिखा था। ये मार्टिन लूथर है फर्स्ट वाला। तो ये मार्टिन लूथर ने एक बुक लिखी 95 थीसिस के नाम से। वो 95 थीसिस, उसके अंदर इसने चर्च के बारे में उसका सारा कच्चा चिट्ठा बता दिया। चर्च के सारी करप्शन इसने बेनकाब कर दी, और वो चर्च के डोर पे रख के रातों रात गायब हो गया मार्टिन लूथर। और अगले दिन तहलका मच गया और सारी आधी दुनिया जो थी वो चर्च के अगेंस्ट हो गई। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया हेनरी एट ने, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरी शादी करना चाहता था यहाँ का इंग्लैंड का किंग हेनरी एट। तो उसने रोम की चर्च से स्प्लिट कर लिया उसने, कट ऑफ हो गया वो रोम की चर्च से। क्यों कट ऑफ हो गया? कि अब उसको चांस मिल गया, अब उसी मौके का फ़ायदा उसने मौके पे चौका मारा और चर्च से कट ऑफ हो गया और इंग्लैंड में अपनी चर्च इंट्रोड्यूस करवा दी जिसका नाम था द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो इन्होंने कैथोलिक, क्योंकि रोम के चर्च के जितने भी लोग मानने वाले थे, रोम की चर्च के फॉलोअर्स, वो सारे कैथोलिक्स कहलाते थे। और क्रिश्चियन रिलीजन में 3 मेजर सेक्ट्स माने जाते हैं, कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म और हमारा ऑर्थोडॉक्स जो है वो। ये 3 चीज़ें क्रिश्चियनिटी में आमतौर पे ये 3 चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। तो कैथोलिक चर्च से ब्रेक करके इन्होंने अपनी प्रोटेस्टेंट चर्च बना ली इंग्लैंड में, जिसका नाम था द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और ये हेनरी एट कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट बन गया। तो इसने दूसरी शादी भी कर ली एन बोलेन के साथ। उस एन बोलेन में से इसकी एक बेटी फिर पैदा हुई जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ वन। जी हाँ, ये वही एलिजाबेथ है जिसके नाम पर एलिजाबेथन एज, इस एज का नाम पड़ा।
तो इसी के बाद इसने एक के बाद एक करके टोटल 6 शादियाँ की ज़िंदगी में, और एक भी बेटा नहीं हो पाया हेनरी VIII का, और इसने अपनी काफ़ी बीवियों को वैसे ही मार दिया था क्योंकि वो उसको बेटा नहीं दे पाई थी। तो इसीलिए ये चर्च ऑफ इंग्लैंड जो बनाई, ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिसिज्म के ख़िलाफ़ की लड़ाई को शो करता है। रोम की जो चर्च थी उसके साथ हेनरी VIII की जो लड़ाई थी उसको ये शो कर रहा है। और रिफॉर्मेशन को अब हम डिस्कस करते हैं। रिफॉर्मेशन, जॉन वाइक्लिफ नाम का एक बंदा था, उसने एक मूवमेंट स्टार्ट की काफ़ी अरसे बाद। उसने ये मूवमेंट स्टार्ट की कि आपने जल्दी में रोम की चर्च से स्प्लिट करके अपनी चर्च ऑफ इंग्लैंड तो बना दी प्रोटेस्टेंट, लेकिन हम अभी तक कैथोलिक बिलीफ्स को, कैथोलिक रिचुअल्स को, उन्हीं की रसूमात को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर तो आपने रोम की चर्च से कट ऑफ होना है तो फिर परमानेंटली पक्के पक्के हो जाओ, हर चीज़ कैथोलिसिज्म वाली छोड़ो, अपनी प्रोटेस्टेंटिज्म वाली चीज़ें लाओ। तो तब इन्होंने चर्च में रिफॉर्म्स लाए और उसी को रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहते हैं, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन हम जॉन वाइक्लिफ को कहते हैं, जो ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट जिसने स्टार्ट की थी। उसके बाद वॉर ऑफ स्पेनिश आर्मेडा 1588 में हुई। स्पेन काफ़ी सारी अपनी शिप्स पे इंग्लैंड में हमला करने आया, लेकिन इंग्लैंड ने इनको हरा दिया। तो इस एज की डेट याद रखना ज़रूरी है, 1588 में ये हुई। उसके बाद थिएटर्स इन एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के अंदर 2 थिएटर्स बहुत ज़्यादा फेमस थे। पहला थिएटर, उसका नाम दी थिएटर था, जो 1577 में बनाया गया। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिएटर था इस एज का, वो था ग्लोब थिएटर। ये ग्लोब थिएटर वही है जो शेक्सपियर, जहाँ पर शेक्सपियर के ड्रामास परफॉर्म हुआ करते थे। तो एक ग्लोब थिएटर जो था ये 1599 में बना। इनफैक्ट वो जो दी थिएटर था 1577 वाला, उसी थिएटर से लकड़ियाँ ली गई और यहाँ पर आकर स्टेज वगैरह और बाकी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर दी गई ग्लोब थिएटर में 1599 में। और 1599 में ही वॉर ऑफ थिएटर्स हुई। इससे मुराद ये था कि डिफरेंट थिएटर्स के जो एक्टर्स थे उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए, मार कुटाई शुरू हो गई, तो उसको वॉर ऑफ थिएटर्स कहा जाता है। तो उसके बाद कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स इंग्लैंड में सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो था हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे ने ब्लैंक वर्ड्स इंग्लैंड में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई। इससे पहले इटली में ये चीज़ हो चुकी थी। उसके बाद सोनेट्स। सोनेट्स इंग्लैंड में सबसे पहले थॉमस वाइट ने इंट्रोड्यूस करवाई। इसको थॉमस याट भी पढ़ते हैं। तो ये दोनों दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त थे। ये ब्लैंक वर्स वाला अर्ल ऑफ सरे और सोनेट्स वाला थॉमस वाइट या थॉमस याट। सोनेट्स भी इससे पहले इटली में ईजाद हो चुकी थी। पेट्रार्क, जिसको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म माना जाता है, उसने ये सोनेट्स ईजाद कर दी थी। तो इंग्लैंड की अगर ये पूछा जाए इंग्लैंड में सबसे पहले ब्लैंक वर्ड्स किसने ईजाद की इंग्लिश में, तो वो था हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। और इंग्लैंड में सबसे पहले सोनेट्स किसने ईजाद की, तो वो था हमारा थॉमस वाइट या थॉमस याट, उसको पढ़ते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर कलेक्टिवली अपनी एक राइटिंग भी लिखी थी जिसको टोटेल्स मिसैलेनी कहते हैं। उसमें 54 सोनेट्स थी। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ हिस्ट्री और ब्रीफ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। लिटरेचर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन इंग्लिश। तो ट्रेजेडीज़ भी लिखना शुरू हो गए लोग। क्रिस्टोफर मार्लो, उसने सिर्फ ट्रेजेडीज़ ही लिखी। ये उसके बारे में MCQ अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन है, कौन सा एलिजाबेथन प्ले राइट है जिसने सिर्फ ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, तो वो था क्रिस्टोफर मार्लो। तो ट्रेजेडी क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी, कॉमेडी बेन जॉनसन ने लिखी, शेक्सपियर ने ये दोनों चीज़ें लिखी और 2 कुछ एक्स्ट्रा भी लिखी। उसके बाद यूनिवर्सिटी विट्स, इस दौर के सबसे फेमस लोग। यूनिवर्सिटी विट्स में 7 लोग थे। वो 7 लोगों के नाम यहाँ पर मेंशन हैं। जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस गाइड, ग्रीन, पील, लॉज, नैश। क्रिस्टोफर मार्लो जो था, जिसने डॉक्टर फॉस्टर सर्जियो ऑफ माल्टा लिखा था, ये इन सब का सेंट्रल सन था। ये इन सब का लीडर था यूनिवर्सिटी विट्स का। यूनिवर्सिटी विट्स को यूनिवर्सिटी विट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब के सब या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। और ये सब विट्स थे, मीन्स के बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग थे। इतने जीनियस थे कि अगर ये लोग 5-10 साल और जी लेते तो शेक्सपियर को कोई भी नहीं जानता। शेक्सपियर का नामो निशान ही एग्जिस्ट ना करता हिस्ट्री में, ड्रामा की हिस्ट्री में।
तो ये सब के सब यूनिवर्सिटी विट्स जो थे बड़ी यंग एज में मिस्टीरियसली मर्डर कर दिया गया इन सब का। इन सब में सबसे ज़्यादा एज क्रिस्टोफर मार्लो की थी और वो थी 29 ईयर्स। तो बाकी इससे भी शॉर्ट एज में उनकी डेथ हो गई। और इन सब में एक ऐसा बंदा था जो यूनिवर्सिटी नहीं गया, वो था थॉमस काइड। लेकिन वोकलमंद इतना था तो इसलिए उसको यूनिवर्सिटी वर्ड्स में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद ये की पॉइंट्स में हमारा लास्ट पॉइंट रह गया था साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़। तो साइंटिफिक इन्वेंशन में ये चीज़ हुई कि क्योंकि रिनेसेंस आ चुकी थी। रिनेसेंस का मतलब ये था कि लोगों के अंदर स्टडी की पावर और विल टू स्टडी ये बढ़ रही थी चीज़ें, तो इसके लिए हैंड रिटन चीज़ें कॉपी करना बड़ा मुश्किल था। तो प्रिंटिंग प्रेस ईजाद कर दी गई। विलियम कैक्सटन, CAXTON, विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद कर दी। तो ये उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उसके अलावा गैलीलियो ने टेलीस्कोप ईजाद कर दी। टेलीस्कोप ऑल तो पहले ईजाद हो गई थी, लेकिन इसको आइडिया का पता लगा था, बना इसने खुद ली। तो उसके बाद डिस्कवरीज हुई। वास्को डे गामा ने सर्कमनेविगेट किया अर्थ को। गैलीलियो ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दे दी। उसके बाद हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। तो ये काफ़ी साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स जो थे यूनिवर्सिटी विट्स हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद शेक्सपियर, वो अपने आप में एक पूरा जॉनर है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थॉमस मोर जिसने यूटोपिया लिखा था। हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, ये वही अर्ल ऑफ सरे जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसने इंग्लैंड में ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ब्लैंक वर्ड्स होती क्या है? दो चीज़ें होती हैं, ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स। जब किसी शेर के अंदर पोइट्री में हमेशा मीटर ज़रूर होगा, बगैर मीटर के पोइट्री हो ही नहीं सकती, वो प्रोज होगी। तो पोइट्री में मीटर लाजमी होगा। एक ऐसी पोइट्री जिसमें मीटर कंसिस्टेंट है, सही इक्वल मीटर आ रहा है हर लाइन में, लेकिन एंड पे राइम नहीं है, सेम राइम नहीं है, तो वो ब्लैंक वर्ड्स कहलाती है। जिसमें सेम राइम ना हो और मीटर इनकंसिस्टेंट हो, मतलब कंसिस्टेंट भी ना हो, उसको हम, मतलब हर लाइन में मीटर चेंज हो उसका, तो सिलेबस चेंज हो, सिलेबल डिवीजन चेंज हो, कोई एक लाइन छोटी है एक बड़ी है, इसको हम कहते हैं फ्री वर्स। हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे ने इंग्लैंड में सबसे पहले ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, और थॉमस वाइट ने सोनेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। स्पेंसर, जिसको पोइट कहा जाता है, इसने फेरी क्वीन लिखी, शेफर्ड्स कैलेंडर और इस तरह की काफ़ी चीज़ें। बेन जॉनसन ने अपनी कॉमेडीज़ की वजह से अपना नाम कमाया, और ये बेन जॉनसन का ही एक प्ले था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जिसके अंदर शेक्सपियर ने परफॉर्म किया था। और थॉमस मैलरी, इसने मॉर्टे डी ऑर्थर लिखी। और बेकन के बारे में आप जानते ही हैं, फ्रांसिस बेकन, जो फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहलाता है, प्रिंस ऑफ एम्पिरिसिज्म, और फादर ऑफ इंग्लिश एसेस भी इसको कहा जाता है। तो ये सब कुछ रिनेसेंस एज का ब्रीफ लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन्ड इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड था। तो लिटरेचर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी।